हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 9 के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेके आया हूँ चैप्टर। इसमें सेल क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल होता है कि जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल है तो उससे हम टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन से पॉपुलेशन। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर करा था डेड सेल फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। फिर जो एंटम बेन लिवांग हुक थे उन्होंने डिस्कवर करा था लिविंग सेल फ्रॉम पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। पुरकिंजी ने कॉइन करी थी टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक लिविंग कंटेंट होता है। शेल्डन और सॉन ने सेल थ्योरी, रिचुअस ने एक्सपेंड करी थी उस सेल थ्योरी को। तो दोनों में जैसे सेल का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, वो ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, स्पिंडल, स्पाइरल और इरेगुलर जैसे अमीमा हो गया या वाइट ब्लड सेल हो गया, इलोंगेटेड हो सकते हैं। तो शेप ऑफ सेल विल बी डिपेंड ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म। तो जो बेसिकली जो शेप होती है सेल की वो डिपेंड करती है कि क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। साइज जो होता है वो फिक्स साइज नहीं होता। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है पीपीएलओ यानी पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक माइक्रोप्लाज्म है, माइक्रोप्लाज्म पे वो होता है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है आरबीसी, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है एग जो कि फीमेल के अंदर होता है जिसे हम ओवम कहते हैं, और ह्यूमन के अंदर लीवर सेल भी है। लॉन्गेस्ट है हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन सेल, जो कि लीवर के ह्यूमन मेल में जो लीवर सेल होता है वो लार्जेस्ट होता है मतलब, और जो लॉन्गेस्ट होता है वो नर्व सेल और न्यूरॉन सेल होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, जो कि मेड अप ऑफ होती है प्रोटीन एंड लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और सेमी परमिएबल होती है, यानी जो काम की चीज़ होगी उसे आने देगी, जो काम की चीज़ जो नहीं होगी उसको नहीं आने देगी, यानी कुछ को आने देगी कुछ को नहीं आने देगी। जो काम का होगा वो आएगा, जो काम का नहीं है वो नहीं आएगा। देखिए, इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का काम है। फिर आता है सेल वॉल। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल और इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जो शुगर को हम कहते हैं सेल्यूलोज। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of the content of the cell away from the cell wall। यानी जब कोई लिविंग सेल, जो प्लांट का सेल होता है, जब वो अपने वाटर को लूज़ करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो उसके अंदर श्रिंकेज आ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कंटेंट का सेल के और फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जो फिर आता है हमारे पास सेल वॉल, जो होती है वो परमिट करती है सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू मेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी जो सेल वॉल होती है वो परमिट करती है सेल्स के, किसके सेल्स यानी प्लांट के सेल को, फंजाई के और बैक्टीरिया के, टू विथस्टैंड विद डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। इन सच मीडिया the cell tend to make up water by osmosis। तो the cell जो होता है वो swell कर जाता है, building up pressure against the cell wall। the wall exerts an equal pressure against the swollen cell। तो जो wall होती है वो exert करती है equal pressure against the swollen cell। it provide rigidity and strength to the cell। ये rigidity provide करती है और strength provide करती है plant cell के। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये कवर्ड होता है ड्यूल लेयर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स ड्यू टू विच मटेरियल कैन ट्रेवल बोथ इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स आउटर सराउंडिंग, दैट इज साइटोप्लाज्म। इसके अंदर टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि जिससे कि मटेरियल जो होता है वो जो कि ट्रैवल करता है बोथ इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स आउटर सराउंडिंग, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन्स करता है सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमेटिन।
इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल. द क्रोमैटिन कंटेन्स DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्रोटीन्स. जो कि जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन सम रॉड शेप्ड सेल इन अ सेल दैट कंटेन्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. उसके बाद जो होता है तो DNA के मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्शन. जो DNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं किसके लिए? कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स के लिए. तो जीन्स जो होते हैं वो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA. फिर जो न्यूक्लियस होता है वो प्ले अ सेंट्रल रोल. जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है किसके अंदर? सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स. यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो उस जो सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है. फिर हमारे पास टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म या फिर टाइप ऑफ सेल्स. द साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It also contains many specialized cell organelles. फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं रिलेटिवली सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 pm. जो पॉजेस करते हैं रिजिड सेल वॉल विच प्रिवेंट रप्चर ऑफ द सेल. जो कि फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है ये, जो कि एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज नहीं होता. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंसिस्ट होता है सिंगल सर्कुलर और एंडलेस डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ DNA. फिर आता है यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स लार्ज सेल रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 pm. जो PM वो है पिकोमीटर. नो राइट सेल वॉल इज इन वर्टिब्रेट्स बट इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट. जो कि फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. जेनेटिक मटेरियल इज इंक्लोज इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत अच्छे से इंक्लोज होता है डिफाइंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. देयर आर मैनी क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड ऑफ लाइनर ओपन एंडेड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ DNA. फिर आता है सेल ऑर्गेनेलीज. एक स्मॉल ऑर्गन like structure present inside the cell is called a cell organelles. यानी जो स्मॉल ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनसाइड द सेल, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं. इट हैज़ बीन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेकअप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इनके स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली जैसे विदाउट मेम्ब्रेन. जैसे सम सेल ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम्स हो गए आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स. तो क्या होता है? फिर आता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. सम ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल जैसे वॉक्यूल हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. यानी जो ये वाले हो गए उनके यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फिर होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड. सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast are double membrane bound organelles. They are present only in eukaryotic cells. फिर आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स का. इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और एबलॉन्ग बैक्स यानी बेसिकल्स की तरह दिखते हैं. द ईयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. जो रफ होते हैं दे हैव राइबोसोम अटैच्ड ऑन देयर सरफेस. इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. और जो स्मूथ होते हैं दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन देयर सरफेस. जो रफ होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस प्लेसेस. जो स्मूथ होते हैं वो हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग लिपिड्स यानी फैट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द वेरियस प्लेसेस. जो फंक्शंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है
indeed toxifying many poisons and drugs का. The protein and lipids synthesized by endoplasmic reticulum are used in making of cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Membrane biogenesis होता है process of formation of cell membrane by proteins and lipids by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये तो हो गया हमारे सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह के बारे में बात. उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक डिफ्यूजन. डिफ्यूजन होता है जब मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनाता है. तो डिफ्यूजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो जब वो और फिर वो लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाएगी. जैसे कि हम सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगी. जो ऑक्सीजन होगी वो हमारी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी. फिर आता है वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन. जो वाटर होता है हमारा वो डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है. फिर आता है टॉपिक ऑस्मोसिस. इसमें क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें 3 तरीके में होता है. जैसे पहला होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस होगा. तो ये होता है अ सोल्यूशन इन विच वाटर कंसंट्रेशन इज मोर एज कम्पेयर टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग या फिर मीडियम सेल. यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें कि जो सोल्यूशन होता है कि जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग मीडियम का सेल. तो जो इसके अंदर सेल होगा उसके अंदर स्वेल्स अप हो जाएगा. ऐसे ही जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है कि जिसके अंदर की वाटर कंसंट्रेशन लेस होता है एज कम्पेयर टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम की सेल. तो जो सेल होगा उसके अंदर स्वेलिंग नहीं होगी, यानी वो अपने अंदर का वाटर जो है वो सराउंडिंग की तरफ ही पुशअप कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा. फिर आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें कि जो सोल्यूशन होता है कि वाटर कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है एज कम्पेयर टू द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम सेल. इसके अंदर क्या होता है कि अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, यानी एक चीज़ के अंदर पानी आ भी रहा है और बाहर जा भी रहा है, मतलब वैसा हो जाएगा. इनको कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे एंडोऑस्मोसिस जिसमें कि जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा. हाइपोटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस जो कि सेल विल श्रिंक. और आइसोटोनिक नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नो चेंज, यानी ना कोई वाटर की मूवमेंट होगी ना कोई चेंज होगा उसके अंदर. जैसे हाइपोटोनिक का एग्जांपल ले सकते हैं हम किशमिश का, कि किशमिश को हम डाल देंगे तो वो स्वेलअप हो जाएगी. हाइपोटोनिक के अंदर हम आरबीसी का एग्जांपल ले सकते हैं कि आरबीसी श्रिंक कर जाएगा. अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.